Hello students, hi, my name is Deep Jetwani and I am your physics faculty. So students, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी स्टूडेंट्स. सो टुडे आज हम बात करने वाले हैं उसके जो एप्लीकेशंस के बारे में स्टूडेंट्स, कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. और यस, मैंने तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था. उसकी अगर प्रैक्टिस होगी तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर तुम लोग सही से क्वेश्चन के आंसर्स कर पाओगे. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन हमें देखने हैं, मतलब कि हमें यूजेस देखने हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या क्या है, हमने डायमेंशनल फॉर्मूले क्यों बनाने चाहिए और क्यों उसको याद रखने चाहिए और क्यों निकालने चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूले. तो उसके 3 रीजंस है. ठीक है, उसके 3 यूजेस है या तो 3 एप्लीकेशंस है, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग. ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन कि उसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अगर चेक करना है स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन का, कि इफ द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वो अगर हमें चेक करना है स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू यूज द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड. इस मेथड के यूज से वी कैन इजीली चेक दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो इसके ऊपर हम आते हैं. इसके बाद हम सेकंड टॉपिक अभी समझते हैं कि सेकंड टॉपिक मतलब कि सेकंड यूज़ क्या है इसका. सेकंड यूज़ इसका स्टूडेंट्स ये है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू दी अनदर. मतलब कि एक सिस्टम में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कि वी हैव फोर्स, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सो अगर उसको न्यूटन में से कन्वर्ट करना है, न्यूटन जो है, जो कि ऐसा यूनिट में उसको हम बोलेंगे न्यूटन, लेकिन अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू यूज़ डाइन. ठीक है, CGS में उसको बोलेंगे डाइन बोलेंगे हम. ठीक है, तो न्यूटन टू डाइन कन्वर्ट हो रहा है. तो ये जो है एक कन्वर्जन है फिजिकल क्वांटिटी का स्टूडेंट्स. एक यूनिट सिस्टम में से दूसरी यूनिट सिस्टम के अंदर का जो कन्वर्जन है वो यही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड. इन सब के हम यूजेस देखेंगे. बट थर्ड, दैट इज द डिड्यूसिंग रिलेशन अबाउट द अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब कि इफ द क्वेश्चन इज दैट you have to derive the physical quantity or the equation of force with respect to what, with respect to mass and acceleration, then the answer, you have the answer, then the answer is F is equals to ma. क्लियर है. सो अगर तुम लोगों को बोला जाए कि तुम लोगों को फोर्स का रिलेशन डिराइव करना है मास और एक्सेलरेशन के साथ, तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन तो हाल ही में अभी तुम लोगों को तो अब पता है, लेकिन क्या हो अगर अननोन क्वांटिटीज़ हो, तो क्या हो अगर कोई नई फॉर्मूला हो. तो इन शॉर्ट, अगर वी हैव टू डिराइव अ न्यू फॉर्मूला देन वी हैव टू यूज़ दिस थर्ड मेथड. मतलब कि थर्ड यूज़, इस ये जो यूज़ है इसके लिए भी एक मेथड हम यूज़ करने वाले हैं. सबके लिए एक अलग अलग मेथड है स्टूडेंट्स. बट टुडे आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन को कवर करेंगे कि कैसे वी कैन say that any equation is dimensionally correct or incorrect. तो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो हम कैसे बोल सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और इसके अंदर हमें इसकी डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशंस का इसका क्या यूज़ आएगा. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलेस का क्या यूज़ आएगा इसके अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूला इसके अंदर क्या यूज़ करता है, कितना मैटर करता है, दैट थिंग वी हैव टू लर्न इन टूडेज क्लास. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इन दोनों को मैं इरेज करता हूँ, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद वाले क्लासेस के अंदर हम ये सेकंड और थर्ड इन दोनों यूज़ को स्टडी करेंगे सही से. लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट यूज़ को, फर्स्ट एप्लीकेशंस को, दैट इज टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं.
इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम ये बता सकते हैं कि टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि तुम लोगों को कोई इक्वेशन दिया हो अगर, और तुम लोगों को पूछा जाए कि क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो? तुम लोग नहीं बता सकते हो, डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। लेकिन इस मेथड से यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड वी हैव टू वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट इजीली। कैसे बताना है वो इस मेथड के अंदर सीखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले वो स्टडी करने के लिए हम इसके अंदर का फर्स्ट की पॉइंट स्टडी कर लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, तो कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये आता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट एनी इक्वेशन इज फिजिकली ट्रू और फिजिकली एक्यूरेट, डायमेंशनली एक्यूरेट, वेदर हम ऐसा बोल सकते हैं, डायमेंशनली एक्यूरेट if the dimensions occurred both the sides are same। मतलब के दोनों तरफ के डायमेंशंस अगर सेम मिलते हैं, इट मीन्स कि कोई इक्वेशन बनता है। सपोज कि एक इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सपोज दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव, एंड नाउ एक जो है दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड पार्ट जो है वो राइट साइड के अंदर होगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा जो स्टूडेंट्स, अगर दोनों के डायमेंशंस सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स, देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? मैंने बोला है डायमेंशनली करेक्ट, बट आई कैन नॉट से दैट 110% इट इज अ फिजिकली और इट इज अ एक्यूरेट इक्वेशन और इट इज अ ट्रू इक्वेशन। आई कैन नॉट से 110% मैं नहीं बोल सकता, 100% भी नहीं बोल सकता। क्यों? उसका रीजन मैं तुम लोगों को आगे बता रहा हूं। बट और एक सेकंड थिंग दैट इज अगेन इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी इक्वेशन तुम लोगों को डायमेंशनली करेक्ट नहीं मिल रही है, सपोज देयर इज अ इक्वेशन इट इज नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रही है, जो टोटल वो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला से अलग है। इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो दोनों इक्वेशंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन रही है स्टूडेंट्स, वो सेम नहीं है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा केस होगा देन वी कैन से 100% वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू, इज नॉट एक्यूरेट। मतलब डायमेंशनली ट्रू होगा तो वो 100% एक्यूरेट और 100% ट्रू इक्वेशन हो, that we cannot say, but there is a chance or there is a possibility that this equation is 100% or this equation is accurate, physically too, experimentally too। क्लियर है? तो फिजिकली और एक्सपेरिमेंटली वो इक्वेशन जो है, कोई भी इक्वेशन जो है वो 100% ट्रू हम नहीं बोल सकते डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड के ऊपर से, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डायमेंशनली जो इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन रॉन्ग अगर हो गया, इफ इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन मस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 100% वी कैन से कि वो इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नॉट इवन फिजिकली करेक्ट और नॉट इवन एक्यूरेट और नॉट इवन ट्रू।
इक्वेशन। चलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं और एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स बोले। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? हम लिखते जाते हैं, यहाँ पे नोट बनाते जाते हैं, नोट बनाते जाना भाई। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? डायमेंशनली करेक्ट, dimensionally correct. It doesn't mean that the formula is 100% accurate. Okay, need not be true or accurate. Need not be true or accurate मतलब कि इसको कोई ज़रूरत नहीं हो सकती ट्रू 100% होने के लिए। नीड नॉट बी ट्रू और एक्यूरेट, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ द डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, then we can 100% say then it must be wrong formula or wrong equation. Wrong formula, wrong equation. Clear है? So dimensionally correct need not to be true or accurate. But if it is dimensionally incorrect, then it must be the wrong formula, the wrong equation. क्लियर है? डन? ये बात समझ में आ गई? चलो, तो उसके बाद ये जो था वो था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर हमने सिर्फ इतनी चीज़ देखी, इतना याद रखना है कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बता रहा है हमें? LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए। चलो क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस क्या बताता है? LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए, लेकिन किसके लिए? डायमेंशनल फॉर्मूलेस के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है वही राइट हैंड साइड अगर मिलना शुरू हो जाए तो वी कैन से कि वो फॉर्मूला इट इज डायमेंशनली करेक्ट। बट उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज की हमने डिस्कशन किया। ये 3 हमारे आज के की पॉइंट्स रहेंगे स्टूडेंट्स। वी हैव 3 की पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, फर्स्ट की पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेकंड कि इसके अंदर के 2 केसेस, इसके अंदर के होमोजेनिटी के 2 केसेस के बारे में हमने आज डिस्कस किया। फर्स्ट केस कौन सा? डायमेंशनली करेक्ट। अगर यहाँ से डायमेंशनली करेक्ट मिलता है तो क्या, नहीं मिलता है तो भी क्या, वो सेकंड केस था। ठीक है, तो डायमेंशनली अगर करेक्ट मिलता है तो क्या होता है? तो कि नीड नॉट टू बी ट्रू और एक्यूरेट, need not to be true or need not to be accurate 110% we cannot say that, but there is a possibility that this equation is correct. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ there is a possibility of correctness, possibility of correct. करेक्टनेस की पॉसिबिलिटी है। ओके, बट नीड नॉट टू बी ट्रू और एक्यूरेट। वी कैन नॉट से दैट 100% ट्रू ही ट्रू है, नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो थर्ड की पॉइंट के बारे में आज हमने क्या बात की कि डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा देन इट मस्ट बी रॉन्ग फॉर्मूला। इसका मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS नहीं मिलता है। अगर डायमेंशनली इट इज इनकरेक्ट देन वी कैन से दैट वो एक्सपेरिमेंटली भी इनकरेक्ट ही होगा। क्लियर है? डन है? एक्सपेरिमेंटली भी वो इनकरेक्ट होगा। क्लियर है ना? चलो, तो इसके बाद देखो नीट एग्जामिनेशंस के अंदर, JEE एग्जामिनेशंस के अंदर, इवन स्कूल एग्जामिनेशंस के अंदर भी तुम लोगों को इसमें से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं? यस, एक बात बता दो कि 4 मार्कर क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है इजीली, 2 मार्कर भी निकल सकता है, 1 मार्कर भी निकल सकता है स्टूडेंट्स, 3 मार्कर भी निकल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, हमें पता है, तो हमें इसको अभी ही क्लियर कर लेना चाहिए और अभी से ही सीख लेना चाहिए स्टूडेंट्स। तो कि इसको तुम लोगों को 1, 2, 3 और 4 मार्क्स सब के अंदर ये केस पूछ सकते हैं।
अगर कोई बड़ा इक्वेशन दे दे तो 4 मार्क्स में देंगे, 1 से 2 3 इक्वेशन देंगे तो हर एक इक्वेशन का 1-1 मार्क देंगे, 2 इक्वेशन देंगे तो दोनों के 1-1 मार्क देंगे। पूछेंगे भाई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो पूछेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछ सकते कि वो भाई ये फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, वो इस फॉर्मूले से बताओ या तो इस मेथड से बताओ, नहीं पूछ सकते कि इस फॉर्मूले से हम ऐसा नहीं बता सकते कि 100% वो फिजिकली ट्रू फॉर्मूला है, नहीं। ठीक है, चलो डन, ओके। तो इसके बाद के एग्जाम्पल्स हमारे पास है, हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स है इसके रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग एक दो एग्जाम्पल्स है हमारे पास। उसके पहले एक ये हमने कॉन्सेप्ट अभी लिया था यहाँ पर, ये वाला डायमेंशनली इनकरेक्ट वाला। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी actually a correct equation, but a dimensionally incorrect equation must be the equation of motion। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल है? दैट s इज इक्वल्स टू u प्लस a t, s इज इक्वल्स टू u प्लस a t। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a t स्क्वायर लिख लेते हैं, s is equals to u plus a t square। we have an example। देखो यहाँ पे ज़रा, हकीकत में इस तरीके का कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है, एंड दिस इज नॉट फिजिकल और दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली ट्रू इक्वेशन। ओके, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी मैं तुम लोगों को अगर बोलूँ कि इसके डायमेंशंस निकालो, दोनों के डायमेंशंस चेक करो यार, तो जब इसके डायमेंशन तुम लोग चेक करोगे ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट एक्यूरेट इक्वेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ऐसे एक इक्वेशन है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। मान लो कि एफ इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी जगह पे ऐसे हम लिख ले कि v इज इक्वल्स टू डी बाई x बाई टी, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? तो कि ये भी ट्रू कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे x जो है वो लेंथ ही होना चाहिए, d जो है वहाँ पे लेंथ है, इसलिए यहाँ पे x लेंथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x को किसकी लेंथ लिया गया है वो नहीं बताया है। डिस्टेंस नहीं है, वो मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले से। अभी डिस्टेंस के अलावा ये x दूसरी कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, मतलब दूसरा कोई भी लेंथ हो सकता है, बट लेकिन जो वेलोसिटी के अंदर हम जो नापते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला डिस्टेंस नहीं है यार। ये सपोज मान लो कि हम अगर बात कर रहे हैं, ये x किसका है? तो कि ये हाइट है। किसकी हाइट है? तो कि भाई जो कार है, तो भाई जो ट्रक है उसकी हाइट है, तो वो भी मीटर में मेज़र करेंगे हम। तो अगर वो भी मीटर में मेज़र करेंगे तो उसका लेंथ हो गया, अपॉन टाइम हो गया। ये लो, तो कार का लेंथ अपॉन टाइम, ये कौन सी बात हुई? तो ये क्या इससे हमें वेलोसिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसके दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, बट इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटली करेक्ट। आ गया हमारे पास एक एग्जांपल इसका। तो जो भी फॉर्मूला, जो भी इक्वेशन, ये याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखना भाई। 12th के बाद भी नीट तक याद रखना, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोजेनिटी का। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, वो फॉर्मूला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें भी करेक्ट ही हो, मतलब कि एक्सपेरिमेंट में भी करेक्ट हो। लेकिन जो डायमेंशनली फॉर्मूला इनकरेक्ट हो गया तो वो एक्सपेरिमेंटली भी इनकरेक्ट ही कहलाएगा। चलो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू, एक सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, सैम्पल एग्जाम्पल। एक सैम्पल क्वेश्चन कौन सा लेते हैं कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो, तो इसको हम ले लेते हैं पहले एक एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन इसको अभी मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, नाउ की पॉइंट्स खत्म, प्योर एप्लीकेशन वर्जन अभी यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, कि कैसे सम को सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट। थियरी खत्म, एप्लीकेशन वर्जन स्टार्ट। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे बताओगे कि राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, अभी वो यहाँ पे देखना है। अभी तुम लोगों को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे LHS और RHS तो सेम रहेंगे, लेकिन
हर एक टर्म भी सेम होनी चाहिए। एवरी टर्म मस्ट बी सेम, डायमेंशनली एवरी टर्म मस्ट बी सेम। मतलब कि ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो तीनों की तीनों टर्म्स यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, वरना नहीं है। चलो ये पहले क्लियर है। चलो रिपीट करता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर इक्वेशन के अंदर 4 टर्म होती है तो चारों के चारों टर्म डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे नहीं कि इन दोनों के डायमेंशंस को हमने सम कर दिया, प्लस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसी पागलों जैसे हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इसका डायमेंशन जो मिलेगा और इसका मिलेगा और इसका मिलेगा, तीनों को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 दे दो। अगर तीनों इक्वेशन सेम मिले, तीनों के डायमेंशन सेम मिले, समझ जाना कि ये दिस फॉर्मूला इज और दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन वी कैन नॉट से दैट दिस फॉर्मूला इज कैसा इनकरेक्ट। किसका कैसा हो सकता है? ये एक्सपेरिमेंटली इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें वो बताना ही नहीं है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है किसका है, मोशन का है। स्टैंडर्ड 9th के अंदर तुम लोग पढ़ चुके हो, 11th के अंदर 3rd चैप्टर में आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at², ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली भी राइट है और डायमेंशनली तो राइट होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली राइट होता है, एक्यूरेट फॉर्मूला अगर कोई विच इज़ अ ट्रू, अगर कोई ट्रू फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनली तो यार राइट होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला को चेक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी फॉर्मूला को चेक करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक दिस फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस क्या है? एस इज अ डिस्टेंस हियर। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि एस यहाँ पे क्या है, एस इज अ डिस्टेंस। फिर उसके बाद यू क्या है? यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम टेकन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। सी स्टूडेंट्स, 1/2 यानी कि ये है, दिस ए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के डायमेंशंस नहीं निकलते हैं यार, आई बात समझ में। कांस्टेंट टर्म के डायमेंशंस नहीं निकलते हैं, तो 1/2 का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलो आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले को हमें डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है वो देखना है, वो चेक कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लेंगे? इसको लेंगे हम, एस को। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि किसी के भी डायमेंशंस निकालो तो डायमेंशंस निकालने के लिए ये एक सिंबल लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। मतलब कि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में लिख रहा हूँ, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। तो इसके लिए ये जो है एक लेंथ में मेजर किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l1 t0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा स्टूडेंट्स। सॉरी, यस, इसके लिए लिख रहे थे हम, s के लिए लिख रहे थे। तो ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 किसके निकालेंगे हम? इसमें से फॉर्मूला निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें से निकालेंगे, ut में से निकालो। तो ut में से क्या निकालेंगे? पहले u के लिए क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? u जो है दैट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, याद है? वेलोसिटी का क्या होता था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? L1 में मेजर होता है। टाइम किस में मेजर होता है? T1 में मेजर होता है। तो L1 T-1, लेकिन M0 आ गया, तो M0 L1 T-1, M0 L1 T-1। चलो क्लियर है, ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। तो यही वेलोसिटी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे u क्यों दिया है? क्योंकि इनिशियल है इसलिए u दिया है। चलो ठीक है, देखो इनिशियल है इसलिए u दिया है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला? m0 l1 t-1, ये u का निकला। अब ये t का कैसे निकलेगा? t का तो सिंपल है, सिर्फ t1 होगा। m0 l0 टाइम का t है तो t1 होगा ना यार। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो और एक बात बता दूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम निकाल रहे होंगे एट दैट टाइम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी
अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी की भी सेम आ रही है, मतलब कि मास यहाँ पे भी मास है, लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ है, टाइम है तो यहाँ पे भी टाइम है, अगर mLT में से किसी की फिजिकल क्वांटिटी सेम निकल रही है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका एडिशन, उनकी पावर का एडिशन होगा स्टूडेंट्स। मतलब कि m 0 है तो यहाँ पे तो m 0 ही है, तो 0 + 0 तो आंसर भी आएगा 0। चलो ठीक है, L1 है, यहाँ पे L 0 है तो L1 + 0 लिखेंगे। 1 + 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे L1। फिर t -1 और t +1 है तो t -1 t +1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 होकर 0 हो जाएगा, तो -1 और +1 0 हो गया यहाँ पे। तो ये हमें मिल गया आंसर, ut का आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, हो गया 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो अभी इसके बाद एक बार मैं ये टॉपिक तुम लोगों को वापस करा देता हूँ, रिपीट कर लेते हैं एक टॉपिक। ये कौन सा टॉपिक, कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, इसको तुम लोग उस तरीके से भी याद रख सकते हो लोअर स्टैंडर्ड में, जैसे तुम लोग सीखते थे कि अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर मतलब पावर का क्या होता है, एडिशन होता है, तो एडिशन कर लिया है और कुछ नहीं किया है। अगर ऐसे याद रहे तो ऐसे याद रखो, वरना यूजुअली ये याद रह सकता है तुम लोगों को कि अगर जिस किसी के भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम होती है तो उसकी पावर का एडिशन होगा ना यार, और तो क्या होगा। ठीक है, चलो ओके डन। अभी तीसरा टर्म यानी कि दिस इज अ थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म को हमें सॉल्व करना है, इवेल्यूट यहाँ पे करना है, दैट इज 1/2 AT²। तो 1/2 का तो क्या निकलेगा, m0 L0 T0 निकलेगा, इसको छोड़ दो, 1/2 को छोड़ दो, a का क्या निकलेगा, अरे भाई ए तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या निकलता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ΔV/ΔD। देखो भाई फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं बना पाओगे तुम, इसलिए फॉर्मूले को याद रखो और सम करो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा जो दोनों हैं वो इसका भी कोई सिम, क्योंकि ये चेंज दिखा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम है, तो वेलोसिटी ना। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या है, तो कि अभी हमने निकाला m0 L1 t-, और इस टाइम का कितना है, तो कि टाइम का t1 है, ये टाइम t +1 है, ऊपर तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 अगर टाइम ऊपर तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो नीचे इसकी पावर प्लस है, ऊपर चली जाएगी पावर हो जाएगी -m0 L1 t-2। चलो यार हो गया, ये मिल गया एक्सेलरेशन के लिए। तो क्या मिला एक्सेलरेशन के लिए, m0 L1 t-2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम है, तो टाइम के लिए क्या होगा, t का स्क्वायर, टाइम का तो एक ही है, t1 ही होगा, और उसका भी स्क्वायर है। तो अभी चलो अभी क्या है, यहाँ पे होगा m0 L1 है तो L1 का L1 ही रखते हैं, यहाँ पे t-2 है, तो यहाँ पे 1 और 2। देखो भाई पावर की पावर का क्या होता है, पावर की पावर का क्या होता है, तो पावर की पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, t⁻² हो जाएगा, +2 और -2 दोनों कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, m0 L1 t0। तो ये भी 1/2 AT² का भी यहाँ पे क्या आया, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिला, यही मिल रहा है। तीनों का क्या सेम मिल रहा है, अभी चेक करो तो। नंबर 3 1 2 3 क्या सेम है क्या, 1 2 3 सेम है क्या, m0 L1 t0 m0 L1 t0 m0 L1 t0, यस सेम, इट इज सेम। तो अगर नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बता रहा है तुम लोगों को भाई, कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों टर्म्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड्स के डायमेंशनल फॉर्मूले अगर करेक्ट आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। समझ आ रही है बात, ठीक है ना, ओके गुड। तो इसको लिख लो भाई, चलो इसको कॉपी कर दो फटाफट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा सैंपल क्वेश्चन एग्जांपल, वो भी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, अवेलेबल है, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एक सैंपल क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक लेते हैं अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, x = लेते हैं कि x = x0 + ut + 1/2 AT², एक को 1/2 AT²। चलो ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा ट्विस्टेड बनाने के, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी, दैट इज vt। ओके, सो x = x0 + v
टी प्लस 1/2 AT²। स्टूडेंट्स ये भी एक फॉर्मूला है जो तुम लोग पढ़ने वाले हो आगे, लेकिन पहले हमें इसको चेक करना है डायमेंशनली इट इज करेक्ट और नॉट। देख लेते हैं इसको भी। तो देखो भाई, पहले याद रखो प्रिंसिपल ऑफ कौन सा नीटी, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखो यार। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी x का पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे x0 का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर निकालना है vt का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे 1/2 AT² का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ पर, तो कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा m0 L1 T0। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही निकलेगा सेम, m0 L1 T0। स्टूडेंट्स एक बात मैं रिमेंबर करा दूँ तुम लोगों को कि x जो है वो डिस्टेंस है, x0 भी डिस्टेंस है, v इज अ वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज ऑल्सो टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो v का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का m0 होगा, वेलोसिटी का क्या निकलता है m0 L1 t-1 निकलता है। टाइम का क्या निकलता है स्टूडेंट्स, तो कि टाइम का निकलता है 1। तो अभी यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लिकेशन के साइन t-1 है, t+1 है, तो ये t तो कट हो जाएगा, तो m0 L1 t0 हो गया कि नहीं हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 यार। नंबर 4 यहाँ पे आ जाते हैं। नंबर 4 क्या है, 1/2 AT² है, तो इसका भी क्या निकलेगा, पहले 1/2 का m0 L0 t0। एक्सेलरेशन का क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो क्या होगा, डेल्टा वी कहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे देखा m0 L1 t-1 अपॉन में t है, t1 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो m0 L1 t-2। चलो हो गया, समझे। चलो t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, t का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं। अभी तुम लोग थोड़ा क्या जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। m0 L1 यहाँ पे t-2, यहाँ पे t+2 है, -2 + 2 निकालो यार, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 यार। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4, तो इसको बोल सकते हैं क्या कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। चलो ठीक है, क्लियर, डन। इसके बाद और एक ये सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स लिखो, पेन निकालो, बुक के अंदर लिख लो फटाफट। इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन थर्ड नंबर 3 देखते हैं, दैट इज 1/2 mv²। इसको हटाता हूँ, इसे पॉज करके लिख लेना, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलो अभी इसके बाद नंबर 3 थर्ड सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mgh। क्या दोनों ये सेम हो सकते हैं, ये हमें चेक करना है। देखो एक बात बता दूं तुम लोगों को, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। भाई है तो एनर्जी ना, है तो एनर्जी के नहीं, एनर्जी है अभी, लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है भी कि नहीं। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो पहले इसका क्या आएगा, 1/2 mv² आएगा। 1/2 का कोई डायमेंशंस नहीं निकलने वाला है, मास है तो मास का सिर्फ m1 निकलेगा, यहाँ पे L0 T0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो मल्टीप्लाइड बाई v का स्क्वायर है, v इट मीन्स के वेलोसिटी याद दिला देता हूँ, ये वेलोसिटी है, मास है, ये g इज अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, g, और h क्या है, हाइट है, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो यहाँ पे v का स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, m0, v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, L1 t-1, ठीक है, और उसका स्क्वायर है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको तुम लोगों को सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो यहाँ पे m1 आ गया, अभी ये L1 है, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर अलग अलग से दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दो और इसको भी दे दो स्क्वायर, 2 1 2 हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा, t -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला 1/2 mv² के लिए हो गया। अभी हमें निकालना है mgh के लिए निकालना है। यहाँ पे निकालते हैं हम mg और h के लिए। तो mgh के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकालेंगे, सबसे पहले m मास का क्या होगा, m1, ठीक है भाई, L0 T0 आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो उसके बाद है g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ताकि भाई सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वही यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो कि भाई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, v का क्या होता है, L1 t-1 होता है,
तो सर नीचे T1 है तो T1 को ऊपर लेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। L1T - 2 हो गया, बस ठीक है, हो गए शांत, खुशी हो गई। चलो तो G इजिकल्स टू क्या लिखेंगे दोस्त? G इजिकल्स टू लिखेंगे L1T - 2 हो गया G इजिकल्स टू। अभी है H। अभी यार ये H जो है वो हाइट है, तो उसको हम मेज़र करेंगे L1 के अंदर, हाँ या ना? हाँ या ना? मेज़र करेंगे ना L1 के अंदर, ठीक है। तो अभी इन तीनों को देखो, तीनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो और होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, अगर किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसकी पावर का सम कर देना है, एडिशन कर देना है। यहाँ पे है M1 हो गया, ये है L1, ये L1, मल्टीप्लिकेशन है तो L कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितने हो गए? 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2, T यहाँ पे कितना हो गया? -2। तो चलो ये मिला M1 L2 T - 2। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो तो जरा चेक करो तो 1 और 2, हाँ यार बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर ये सेम टू सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट ही है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है कि नहीं, इट इज एक्यूरेट और नॉट, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो आज के इस क्लास के अंदर आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बाद वाला एप्लीकेशन देखने वाले हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 और 3। तब तक के लिए एक्सरसाइज के सम्स भी इसके रिलेटेड बहुत सारे हैं, वो भी प्रैक्टिस कीजिए। इस लेक्चर को भी सही तरीके से लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके देन, वेलकम।